अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के टोटल केसेस की तादाद पाकिस्तान भर में इस वक्त 27,474 हो चुकी है और जो अमवात हैं कोरोना वायरस से उनकी टोटल तादाद 618 है। 7,756 लोग रिकवर कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे की सूरत हाल पर अगर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 12,000 टेस्ट हुए हैं और 16,037 मजीद कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में जो अमवात की शरह है वो 24 है, 24 तादाद है और जो शरह है पॉजिटिव केसेस की अब वो बढ़ती जा रही है। कल जो टोटल टेस्टिंग की गई पिछले 24 घंटे में और जो तकरीबन 1637 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब ये है कि 13% लोग अब जो टोटल टेस्टिंग हो रही है उसके पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो ये शरह है ये भी बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया था अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि पहले ये शरह 8 और 10% थी और अब ये 13% तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आज से जो लॉकडाउन है उसमें नरमी हो जाएगी, लेकिन इफेक्टिवली ये सामने आएगा पीर के रोज़ जब बाज़ार खुलेंगे, क्योंकि आप इजाज़त दे दिए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कुछ और इंडस्ट्रीज़ और उससे एसोसिएटेड जो दुकानें हैं वो भी खुलेंगी, जो छोटे बाज़ार हैं वो भी खुलेंगे, जो छोटी दुकानें हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना ये है कि इस वक्त जब हमारे केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है तो ये सही वक्त नहीं है लॉकडाउन में नरमी लाने का। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि दुनिया भर में जहां जहां लॉकडाउन में नरमी आ रही है वहां पर हमने ये देखा है कि जो ट्रेंड है, जो ट्रेजेक्ट्री है वो अब फ्लैट हो चुकी है या डाउनवर्ड है, यानी कि जो केसेस की तादाद है, केसेस की जो शरह है वो अब नीचे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर्स ने क्या कहा, सुनिए। जो दुनिया में यही होता है कि जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं, जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू करते हैं स्टेप बाय आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन को कम कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। WHO की गाइडलाइन है और WHO ने तमाम लोगों से ये कहा है कि जब आपका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए तो आप स्टेप वाइज उसको लॉकडाउन करें। इससे पहले भी डॉक्टर्स ने सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये एतराज़ किया था, जिस वक्त ये फैसला किया गया था कि मस्जिदें खोल दी जाएंगी, पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी और इसमें तरावी भी होगी। उस वक्त भी डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इस वक्त नरमी की गई तो खदशा ये है कि केसेस की तादाद में इजाफा होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि हम अगर ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में या अमवात में, तो हम हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये भी बताया कि जो कराची की हद तक उन्होंने कहा कि जो टोटल वेंटिलेटर्स हैं वो 63 हैं और यही बात कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साद नियाज साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि ऑन पेपर तो ऐसा लगता है कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है। क्या कह रहे थे वो, सुनिए। हमारा सिर्फ तशवीश ये है कि जो मुझे समझ में आता है वो ये कि आपको अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज जो आपने बनाई हुई, मेरे ख्याल में वो कागजी नंबर्स बहुत ज्यादा है और रियलिस्टिकली जैसा हमने देखा पिछले दिनों कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि जो हमारी लोगों के अंदर दो मसले हैं जी। एक मसला ये है कि हम अगर किसी को पॉजिटिव हो जाता है और वो बीमार है तो वो किस नंबर पे डायल करके एक नंबर पे और वो अपने आप को उसको बेड भी पता चल जाए, उसका इलाज भी हो जाए, उसकी एम्बुलेंस भी हो जाए, इस तरह का कोई सिस्टम हर जगह होना चाहिए। एक खतरा जरूर है कि अगर कल को जब हम ये खोलने की बात कर रहे हैं और लॉकडाउन को ईज ऑफ करने की बात कर रहे हैं और अगर हमारी इस किस्म की तैयारी नहीं है और खुदा न खास्ता नंबर्स हमारे बहुत ज्यादा नहीं हुए, वेस्ट की तरह नहीं हुए, लेकिन उनका 10-15% भी हो गए तो हमारे लिए हेल्थ सिस्टम को उसको बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। और तो डॉक्टर साद नियाज कह रहे थे कि कागजी नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, रियलिस्टिकली अगर देखें तो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि हमारे नंबर्स अगर यूरोपियन ममालिक या अमेरिका की तरह नंबर्स नहीं आते, लेकिन उसके 10% भी आते हैं तो वो हमारे हेल्थ सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस हवाले से 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा था। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि फोकल पर्सन है, उन्होंने भी ये कहा था कि जो आउटब्रेक पाकिस्तान में हुआ है वो दुनिया भर में जो इस वक्त ममालिक जहाँ पे तबाही ज़्यादा हुई है उससे बहुत कम है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बांग्लादेश और इंडिया के नंबर्स भी देखें तो वो भी यही जाहिर करते हैं। और कल हमने आपके सामने डेटा रखा था कि जो पहले 75 दिन थे, चाहे वो अमेरिका के हों, बरतानिया के हों, स्पेन, इटली के हों, वो पाकिस्तान से ज़्यादा खौफनाक थे। मिसाल के तौर पर अमरीका में पहला केस आने के 75 दिन बाद जो अमवात की तादाद थी वो तकरीबन 8,500 थी। यूके में ये तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी थी, स्पेन में ये तादाद 18,000 थी और इटली में ये तादाद 20,000 थी, जबकि पाकिस्तान में 75 दिन के बाद जो अमवात की तादाद है वो 618 है। अब इसमें लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि साउथ एशिया में शायद इम्यूनिटी बेहतर है, यंग पॉपुलेशन है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा।
ये भी कहा जा रहा है कि शायद मौसम एक फैक्टर हो सकता है। ये अंदाजे हैं, साइंटिफिकली और मेडिकली अभी तक इस पर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का और खासतौर पर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जो डेथ कैलकुलेट की जाती है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब एक स्टिग्मा बन गया है कोरोना वायरस होना, बहुत से लोग अमवात छुपाते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी अमवात भी होती हैं जो कि उन पेशेंट्स की होती हैं जिनको कोरोना वायरस डायग्नोज नहीं हुआ होता, यानी कि उन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया होता, उनकी अगर अमवात हो जाती है तो उनको भी कोरोना डेथ्स में नहीं काउंट किया जाता। कल डॉक्टर सईद अख्तर साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मौजूद थे, इस हवाले से वो क्या कह रहे थे, सुनिए। कंक्लूसिव स्टडीज़ आई हैं कि कोरोना जो है ना वो सिर्फ सांस की बीमारी का नाम नहीं है, ये छोटी नालियों में खून की क्लॉटिंग का नाम है। तो बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जो भी मर रहे होंगे, जिनको हमने कभी भी ना कोरोना डायग्नोज किया, वो बड़े ऐन मुमकिन है कि उनकी जो मौत है वो कोरोना की वजह से हो, लेकिन हम उसको डायग्नोज नहीं करें क्योंकि ये अब डेटा बड़ा रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। तीसरा ये कि जो डेथ कलेक्शन का जो डेटा है हमारे यहाँ वो निहायत क्वेश्चनेबल है। हमने बदकिस्मती से इस बीमारी को बजाय बीमारी के इसको हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया। हम समझते हैं कि ये बेचारा बीमार जो है ना ये कोई चोर है या कोई बदमाश है जो पुलिस से भागता फिर रहा है और छुपता फिर रहा है। लोग अपनी बीमारियां नहीं बता रहे इस खौफ से कि उनके लव्ड वन को जो बैरियल प्रॉपर नहीं मिलेगा। नतीजा ये है कि जो लोगों के घर में सस्पेक्टेड कोविड से मर भी रहे हैं वो बिल्कुल उसको रिपोर्ट नहीं करे कि क्या सिम्टम्स थी, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स के एतराज़ात इस हवाले से भी ये हैं कि डेथ हमारे यहाँ ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रही, अमवात ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रही। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को हेड भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर डॉक्टर्स ने कहा है कि इस वक्त हमारी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स है, यानी कि केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और शरह जो है पॉजिटिव केसेस की उसमें भी इजाफा हो रहा है, और इस वक्त नरमी लाना लॉकडाउन में ये मनफी साबित हो सकता है हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए खास तौर पे। ये कोई अब तो मेरे ख्याल में कुछ 6 हफ्ते हो गए हमें यही बात दोहराते हुए, रोजाना हम वही बात करते हैं। देखें इस जो हमारे पास जो सामने इस वक्त मुश्किल है उसका एक पहलू नहीं है, 2 पहलू हैं। तो क्या अगर मैं सारा पाकिस्तान बंद कर दूं और हर शख्स को एक एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, क्या मेरी वबा का फैलाव बिल्कुल रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसा कर सकें? तो मेरी जो बार बार हम दोहरा के अब तो थकना शुरू हो गए हैं कि इसके 2 रुख हैं। जो हम इससे बचने के लिए, वबा से फैलाव से बचने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जो हमने लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई हैं, उसकी एक बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं लोग अपनी जिंदगी में। वो आप जैसे लोग नहीं, मेरे जैसे लोग नहीं, वो जो आपके टेलीविजन प्रोग्राम पर आके बात करते हैं ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका ना नाम किसी को पता होता है, ना जिनको शक्ल किसी की नजर आती है। वो घरों के अंदर बैठ के अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी सेहत के मसाइल उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बार रोजाना जो मैं सुनता हूं कि जी अगर ये कर दिया तो उससे वबा का फैलाव बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि फिर कैसे फैसला किया जाए कि कौन से इकदामात जो हैं वो ले लेने चाहिए और कौन से इकदामात नहीं लेने चाहिए। अगर इसको सवाल की सूरत में मैं आसान बना दूं ताकि आप इसका जवाब दे सकें, आप लोगों का ये ख्याल है कि इतनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ इसकी शायद नहीं होगी कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन बढ़े, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, जैसे ये भी हमने साद नियाज साहब की बात की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनका ये ख्याल है कि अगर लॉकडाउन में नरमी हुई तो इतनी एक्सपोनेंशियली तेजी से ग्रोथ होगी कि हमारा हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा। अब यहां पे है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसकी क्या वजह है? तो चलें ये तो आप मान गए ना कि आप वो भी ये कह रहे हैं कि जो सही तरीका है, पैमाना है फैसले करने का, वो पैमाना यही है कि हेल्थ के निजाम को, सेहत के निजाम को देखा जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर किया जाए। वो भी ये नहीं कह रहे कि 0 वबा का फैलाव होना चाहिए। ठीक है जी, पहली बात ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये 6 हफ्ते से समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं इतना इस पे इसरार कर रहा हूँ कि ये समझ जाएं कि वो डॉक्टर भी ये नहीं कह रहे हैं कि वबा 0 हो जाए, वो भी ये कह रहे हैं कि इस वबा को इस तेजी से ना बढ़ने दिया जाए कि हमारा सेहत का निजाम मफलूज हो जाए। अब इसमें 2 किस्म की मैंने बातें सुनी। एक तो ये कि कागज पे हमारी फैसिलिटीज हैं, रियल में नहीं है। हम आपको अस्पताल का नाम बता रहे हैं, हम उसमें बता रहे हैं कि कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर पे बेड हैं, उस पे आज कितने मरीज हैं, ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं।
तो जवाब में अगर मुझे सिर्फ ये सुनने को मिलेगा कि ये कागज पे है, तो उससे मेरे फैसले के अंदर मदद नहीं होती। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने अस्पताल लिस्ट किए हुए, 400 से ज्यादा अस्पताल हैं, 424 हैं शायद अस्पताल, जिसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं, जिसके अंदर आईसीयू फैसिलिटीज हम मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं। भाई आपने इसमें लिखा हुआ है 17, यहाँ पे 17 नहीं है तो सिर्फ 2 हैं, या यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ये 2 जो है मरीज हैं, ये 2 नहीं है या 18 है। तो पहली बात का जवाब तो ये है कि जब हमारे सामने अब हम ये रोजाना की बुनियाद पर सारे पाकिस्तान से जमा करके सेंट्रलाइज डेटा इस वक्त कैप्चर हो रहा है, और एक एक अस्पताल और एक एक बेड का डेटा कैप्चर किया जा रहा है। और इसके तरीकेकार भी अगर ब्रीफली बता दें, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या इसका कोई वेरिफिकेशन और डबल चेक भी होता है? क्योंकि सूबाई हुकूमतें कोशिश ये करेंगी कि आपको ज्यादा फैसिलिटीज बताएं अगर उनको अपनी माजी की परफॉर्मेंस बेहतर दिखानी है, वरना सवाल उठेगा ना कि क्या इतनी वेंटिलेटर्स है, इतनी बेड है आपके पास। वो तो रिवर्स है, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि कम दिखाएं ताकि उनको वफाक से मदद ज्यादा मिल सके। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में तो वफाकी सूबाई हुकूमतें जो है ना वो ज्यादा दिखा रही है ना कम दिखा रही है, वो ऐसे कोई गैर जिम्मेदारी का काम नहीं कर रहा। अच्छा, जो इस और कांटेक्ट किससे है, शुरू में बिल्कुल जब हम भेज रहे थे मेडिकल इक्विपमेंट, ये डॉक्टर्स हमारे जो फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके लिए हम वफाकी सूबाई हुकूमत को भेजते थे और उनसे हम कह रहे थे कि अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो एक हफ्ते के अंदर ये केसेस आने शुरू हो गए जी, अस्पतालों से कंप्लेन आनी शुरू होगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहा। तो हमने डायरेक्ट एमएस जो डॉक्टर का जो हेड है, उस अस्पताल का हेड है, उसको पहुंचाने शुरू कर दिए। सो डायरेक्ट बराह रास्त राब्ते से ये हॉस्पिटल में लॉक इन डेटा देके हर एक को पासवर्ड देके एंट्री जो है वो अस्पताल के लेवल पे हो रही है। ये सियासतदान नहीं कर रहा, ये एंट्री कर रहा है डॉक्टर जो वहां पे बैठा हुआ है या उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, अमला है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे वो डेटा अपलोड करता है। तो इसमें कोई सियासतदान इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा जो उन्होंने कहा सईद अख्तर साहब ने, जिन दोनों लोगों को आपने कोट किया, दोनों मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। सईद अख्तर साहब ने मतलब एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, इतने सीनियर डॉक्टर होते हुए इस किस्म का लूज जुमला ये कोई सियासतदान मेरे जैसा बोले या माजरत के साथ आप जैसा कोई एंकर भी बोल दे तो समझ में आती है। उन्होंने कहा सैकड़ों का लफ्ज इस्तेमाल किया या लातादाद पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिए जो डेथ्स हो रही हैं। किस बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया है? हमारे जो केसेस का शुरू में कराची से रिपोर्ट आई थी कि अराइवल के ऊपर या तो डेड ऑन अराइवल हो रही है बॉडी हॉस्पिटल में, या अराइवल के फौरी बाद जो है वो डेथ हो जाती है, तो वो कैप्चर नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो, जंग ग्रुप के रिपोर्टर का एक न्यूज थी ये, एग्जैक्टली फॉलो अप किया गया, प्रोसीजर चेंज किए गए, डेथ ऑन अराइवल पे भी आता है तो फिर भी उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो अच्छा, इसी तरीके से ये वाला केस आज सुबह भी डॉक्टर ये अजरा पेचियो जो हैं सिंध की हेल्थ मिनिस्टर, वो हमारे साथ ऑनलाइन थी। वो तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन हुआ है और इस इशू को भी डिस्कस किया गया। वो जिस बीमारी की बात करें क्लॉटिंग की, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फिनोमेना नजर आ रहा है, थ्रोम्बोसिस उसको कहते हैं। तो वो फिनोमेना की डेथ जो है, ये फिर हमने नेक्स्ट सवाल ये पूछा कि क्या ये डेथ काउंट के अंदर कैप्चर हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी कैप्चर हो रहे हैं, और वो टोटल 52 थी अगर मुझे नंबर याद। आप कह रहे हैं कि उनका कोरोना का टेस्ट अगर नहीं भी हुआ या नेगेटिव आया है, लेकिन वो क्लॉटिंग की वजह से उनकी अमवात हो रही है, तो वो भी आप कोरोना वायरस में काउंट कर रहे हैं? बिकॉज जब बॉडी आ रही है, अच्छा उसमें से, लेकिन ये सब कहने के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेथ हो रही हो कोरोना रिलेटेड जो कैप्चर ना हो रही हो? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्या ये बड़ी तादाद पे है, कोई वाइड स्प्रेड फिनोमेना है? हम कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दफा मैं सवाल पूछता हूँ, भाई हमारे सारे फैसलों का जो सारा दारोमदार है वो इस वक्त सबसे ज्यादा अमवात के ऊपर है, बिकॉज टेस्ट तो हमें पता है कोई दुनिया में भी मुल्क जो है वो तो 2 रीजंस बताए थे डॉक्टर सईद साहब ने। एक तो कहा था कि स्टिग्मा की वजह से लोग सामने नहीं आते, और दूसरा उन्होंने बताया था कि जो इसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं कोरोना वायरस के, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया या दिल का दौरा पड़ गया किसी को, वो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने यूरोप में हुए हैं या अमेरिका में हुए हैं। अगर होंगे तो चंद केसेस ही होंगे ऐसे। हमारी तो जितनी भी, और ये जैसे मैंने कहा कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर फॉलो अप किया जाता है। सिंध का तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, 52 का नंबर हमारे सामने आया था। सो ये ऐसी बात नहीं है। दूसरे जो स्टिग्मा की बात है वो बहुत अहम बात है, इसमें कोई शक नहीं कि ये बदकिस्मती से स्टिग्मेटाइज हो गया है, इसके ऊपर बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ लोग टेस्ट के लिए भी सामने नहीं आते। लेकिन भाई डेथ सर्टिफिकेट तो लेना होता है ना, तो बॉडी आती है, सो रिपोर्टिंग जो है
रीजनेबली एक्यूरेट हो रही है, उसमें और मजीद अगर डॉक्टर सईद हमें ये कुछ मशवरा देंगे कि मजीद और कैसे इसमें कॉन्फर्मेशन के अंदर ऐड किया जा सकता है, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो बहुत अहम चीज है कि हमें जो मोर और लेस जितनी हम बात हो रही है मुल्क के अंदर उसका पता होना बहुत जरूरी है कि जो कोरोना से रिलेटेड। और इसमें आप समझते हैं कि नंबर्स में ना तो कोई बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ना नंबर अंडर रिपोर्ट हो रहा है। एक आखिरी में ये भी बता दीजिएगा बड़ा मुख्तसर के आज फाद हुसैन साहब ने इस पर पूरी स्टोरी भी की, उन्होंने बताया था कि आप लोगों के पास 2 हफ्ते का प्रोजेक्शंस होती है रीजनेबली कॉन्फिडेंस से जो आप कर सकते हैं, इसके आगे की प्रोजेक्शंस नहीं होती। तो अभी आप लोगों ने क्या अंदाजा लगाया कि जब ये ईज डाउन होगा, नरमी आएगी, तो 2 हफ्ते बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? नहीं, 2 हफ्ते से ज्यादा की होती। एक सेट ऑफ डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि 2 और कुछ कहते हैं 3 हफ्ते की बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की अगर आप बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो प्रोजेक्शंस देखते हैं, हम तो वो क्योंकि क्रिटिकल इक्विपमेंट जो अस्पताल के लिए खरीदना है उसके लिए भी हम वही प्रोजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, और पीर के दिन उसका नेक्स्ट रिव्यू होने वाला है। मई के पहले हफ्ते में किया था हमने लास्ट, वो उसमें हम अगले कुछ 6 हफ्ते आगे देखते हैं, 4 से 6 हफ्ते हम आगे देखते हैं, डिजीज के स्प्रेड के रेट्स हम देखते हैं। मैं सिर्फ जो कॉशन जो कर रहे थे ना वो ये है कि जो शुरू में मॉडल्स आए ना, मैं उसको जरा सी टेक्निकल टर्म है, ये जो बोल रहे हैं ना एक्सपोनेंशियल, तो वो अज्यूम ये हुआ कि ये 2 हफ्ते का जो एक्सपोनेंशियल रेट था वो एक्सपोनेंशियल रेट आगे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये डॉक्टर्स कहते हैं अगर एक्सपोनेंशियल हो गया, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही हो रही है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। ये नहीं है कि हो सकता है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है, लेकिन जिस रेट पे एक्सपोनेंशियल, जिस रफ्तार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तवक्को थी शुरू में, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका के ममालिक में नहीं हो रही है। आज खुर्रम शहजमान आपकी पार्टी के MP हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, लेकिन उन्होंने तो कहा कि ये बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, सिंध में अमवात की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। मतलब ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, दुनिया भर, पूरी दुनिया घुटने पे आ गई है, दुनिया बंद हो गई है इस वायरस की वजह से। लेकिन अगर आप लोगों के MPs की जानिब से ऐसी बात होगी, वैसे ही बड़े कंफ्यूजन अभाम होती है हमारी आवाम में, तरह तरह की थ्योरीज है, तो इसको तो देखें ना जरा, इसको तो कंट्रोल करें। क्या ये बात जो करें सही है कि सिंध बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं बात? मुझे कोई रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए। जैसे हमने कहा, वो हर बॉडी बहुत क्लोजली काम करते हैं। मेरे ख्याल में खुर्रम शेख जमान ने जो ये बात की है वो गैर जिम्मेदाराना बात की है। लेकिन हम खुर्रम शेख जमान की आप बात करें यार, अभी आप मुझे खुद सुना रहे हैं, इतने सीनियर डॉक्टर्स, एक डेटा डेले का नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। सो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, सियासतदान, मीडिया वाले, कि सनसनी ना फैलाएं, ना बीमारी जिसको इतना संजीदा लेना चाहिए, ना उसको कम करके बताने की कोशिश करें, और ना सनसनी फैलाने की कोशिश करें। खुदा का वास्ता लोगों की जिंदगियां लाइन पे, इसके अंदर जरा एहतियात से काम लें। जो बात बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। जहां कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं सियासी बयानबाजी और सियासी इल्जामात में भी इजाफा हो रहा है। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत दुकानें खोल नहीं रही, जिसकी वजह से माशी नुकसान हो रहा है लोगों का। अब कल जब एक कंसेंसस के साथ फैसला हो गया, तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि ये बंदिशें जो इस वक्त भी बरकरार रहेंगी, इस नरमी के बावजूद बरकरार रहेंगी, वो हमारी वजह से नहीं है, वो वफाकी हुकूमत की वजह से है। तो इन्हें दोनों तरफ से हम देख रहे हैं। लेकिन आज खुर्रम शेख जमान साहब ने बिजनेस के हवाले से तो बात की, लेकिन उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा के बता रही है। जब हम अस्पताल में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां पे हमें सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। क्या कह रहे थे, सुनिए। इस कोरोना से जितना सुबह सिंध को नुकसान हुआ सिंध हुकूमत की वजह से, इतनी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोजाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की जिंदगियाँ खराब हो गई हैं, लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ है। खुर्रम शेख जमान ने यह भी कहा कि इस वक्त जो कारोबार बंद है कराची में, सिंध में, उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत नहीं है। खुद करें अपने फैसले, अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करें, अपनी आवाम की बेहतरी के मुताबिक करें। जो फैसले नहीं हो रहे हैं, जो मार्केटें बंद हैं, जो कपड़े की मार्केटें बंद हैं, जो खाने पीने की अशिया की मार्केटें बंद हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मार्केटें बंद हैं,
इन तमाम चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत है। इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं है। खुर्रम शेख ज़मान साहब ने 6 मई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि सिंध हुकूमत जो है अब वो सियासत कर रही है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये सियासी लॉकडाउन हो गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पे भरोसा नहीं है, अगर खुद नहीं बना सकते, खुद में काबिलियत नहीं है एसओपीज बनाने की, तो हम बना देंगे। अगर हम पे भरोसा नहीं है तो जो ताजिर बरादरी है वही बना देगी ऐसी एसओपीज। ये बात की थी उन्होंने 3 रोज पहले। खुर्रम शेख ज़मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शेख ज़मान साहब, आपको क्यों लगता है कि सिंध हुकूमत नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रही है, झूठ बोला जा रहा है, नंबर फजिंग हो रही है, क्यों आपको ऐसा लगता है? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले जब शक अगर मुझे हुआ है तो ऐसा है कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने फरमाया है कि खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ घरों में रहो। 119 लाशें जिन्ना हॉस्पिटल में आई हैं और फिर बात फ़ौरन उन्होंने चेंज कर दी। जब नेक्स्ट डे मैं जिन्ना हॉस्पिटल गया हूँ और वहाँ पर जाके जब मैंने उनके डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर तो एक बॉडी भी नहीं आई है इसकी कोविड की। जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ आती हैं वो तो अलग अलग लोग होते हैं, कोई किसी बीमारी से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि इस वक्त सूबे सिंध में जो मर रहा है वो कोविड से मर रहा है, जिसको बीमारी है उसको कोरोना वायरस। किसने तादाद दी है खुर्रम शेख ज़मान साहब? जो सिंध गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा करती है, वफाक से शेयर करती है, वफाक उसको वेरीफाई करती है और फिर वो डेटा जो है पब्लिक किया जाता है। तो सिंध में जो टोटल अमवात की तादाद है आज सुबह तक जो थी वो 175 थी। ये सिंध गवर्नमेंट ने दी, वफाकी हुकूमत ने इसको डबल वेरीफाई किया, डबल चेक किया और फिर पब्लिक कर दी। तो किसने कहा है आपको कि इतनी तादाद में अमवात हो रही है? देखिए, लोगों को रोजाना की बुनियाद पे शहजाद डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप फिगर्स देखें ना, इससे पहले देखें पिछले साल में देखें अमवात की कितने केसेस थे। हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी है, वो कहते हैं कि यहाँ पे हम जब तदफीन के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका जो वफात पाए हुए लोग हैं बोले इनको कोरोना हो गया, जब हम उसकी तदफीन ही नहीं कर सकते। सर्द खाने में अगर बॉडी को जमा कराया जाता है तो उनसे कहते हैं कि वापस लेने के लिए हमें सर्टिफिकेट ला के दें आप कोविड का। ये लोगों की बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि जो हमारा प्यारा मरता है अगर हार्ट अटैक होता है कर दी आके, कोई ऐसी बात, कोई डेटा आपके पास है जो आप शेयर कर सकते हैं? क्योंकि अभी असद उमर साहब से जब हमने पूछा, असद उमर साहब ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता इसका। कुछ केसेस कह रहे, चंद केसेस ऐसे हो सकते हैं लेकिन बड़ी तादाद में ऐसा नहीं है। जो शख्स की अमवात होती है, मौत होती है, सूबाई हुकूमत देती है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, वो कहने पूरा मैकेनिज्म है इसका। तो अच्छा, आई डोंट नो उसकी मैकेनिज्म किस तरह का है, क्या उसके मरने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है? क्योंकि ये भी होता है जी। हाँ, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है? देखिए जी, हमें जो मैसेज मिल रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है सूबे सिंध के अंदर, वो ये नज़र आ रहा है कि जान के शहर को बंद किया जा रहा है, जान के लॉकडाउन किया जा रहा है, जान के एक खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं। हमारा जो बार बार कंसर्न है वो है, देखें वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा अपनी कल की या परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि सूबे अपने फैसले जो हैं वो खुद ले सकते हैं, सूबे अपने हालात को देख के फैसले लें। हालात यहाँ पे सिंध में ऐसे तो नहीं है कि पूरे सूबे सिंध को बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज लेकिन खुर्रम शेख ज़मान साहब, अप्रोच में फर्क हो सकता है। जानबूझ के सिंध हुकूमत भी ये क्यों करेगी कि कराची के शहरियों का नुकसान हो, तमाम लोगों का नुकसान हो? ये तो सिंध हुकूमत का ही नुकसान इवेंचुअली होगा, वो ये क्यों करेंगे? ये देखिए, सिंध हुकूमत का नुकसान नहीं है ना। देखिए, अगर आप कराची को बंद करेंगे, कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है। कराची शहर बंद होता है, आपको टैक्सेस जमा नहीं होते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी जगह पर रह सकेगी? हालात कैसे हो जाएंगे? डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताएं ना, अगर यहाँ पे कल को राइट्स हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मुझे एक बात बताइए फिर खुर्रम शेख ज़मान साहब, पंजाब में क्यों दुकानें बंद है? वहां तो आपकी हुकूमत है, क्या वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई हुकूमत वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, क्या वहां पर आपकी पार्टी वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है? क्योंकि वही एसओपीज वहां पर भी हैं, वही दुकानें वहां पर भी बंद है। ये जो एलामिया आया है कल, जो डॉक्यूमेंट आया है जिसपे सबने इत्तेफाक किया है, ये पूरे मुल्क में एक ही तरह का है। ऐसा नहीं है। पंजाब और केपी की बात आप उसके साथ कंपैरिजन सिंध से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी वजीर आला साहब ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वापस बैठेंगे ताजिरों के साथ, हम एसओपीज बनाएंगे। ये शख्स पिछले 18 दिनों से एक ही बात कर रहे हैं कि मैं एसओपीज बनाऊंगा। खुर्रम शेख ज़मान साहब, जो कंसेंसस हुआ है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले उसका हुआ है, बिजनेसेस का, और दूसरे जो छोटी मार्केट्स हैं। आप जो ताजिर बात कर रहे हैं वो शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज, बड़ी मार्केट की बात कर रहे हैं। वो तो ना पंजाब में खुलने जा रहे हैं, वो तो ना खैबर पख्तूनख्वा में खुलने जा रहे हैं, बल्कि कल फयाजुल हसन चौहान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने खुद मरकज से, वफाकी हुकूमत से कहा है कि जो बड़े शहर है पंजाब के, वहां नरमी ना करें,
क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलेगा। यहाँ पे तो छोटी मार्केटें भी नहीं खुल रही है ना, यहाँ पे छोटी मार्केट्स के लिए भी ये कहा गया है कि हम SOPs बनाएंगे। देखिए शहजाद, समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। 18 दिन से कहा जा रहा है कि हम SOPs बनाएंगे, SOPs नहीं बन पा रही हैं। अगर ये कहा गया कि छोटी मार्केटें खोलेंगी, छोटी मार्केटें भी नहीं खुली हैं। आप बाजार में जाएं, यहाँ पे पुलिस ने कितना परेशान किया। माजरत के साथ मुझे नहीं पता कि ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं या आज आपने कोशिश की है एक बीमारी पर सियासत करके लोगों को गोल गोल घुमाने की। यहां पे वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, अफवाहें हैं। आपने लोगों को गुमराह किया ये बता करके यहां तो अमवात ही नहीं हो रही, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जबकि आपकी हुकूमत जो कि मरकज में मौजूद है वो खुद ये कह रहे हैं कि एक एक डेटा हम लेते हैं, उसको रीचेक करते हैं और फिर हम ग्राउंड पे जाके वेरीफाई करते हैं, वो डेटा पब्लिक करते हैं। लेकिन आज आपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि सिंध में अमवातों की भरमार हो गई है, झूठ बोला जा रहा है। क्या किसी लीडर को, किसी सियासतदान को, किसी MPA को ये करना चाहिए? नहीं, ये आप मुझ पे ब्लेम लगा रही हैं। जो मैं आवाम से पूछ के बात बता रहा हूं वो मैं आपसे बता रहा हूं। आवाम से पूछ के आप ना बताएं, आपने क्या आपने खुद कहा मुझे मैकेनिज्म नहीं पता। आप अगर आज अखबार पढ़ लेते हैं, आज स्टोरीज लगेगी, रोज असद उमर साहब आके बताते हैं कि क्या मैकेनिज्म है। लेकिन आपने ये कहा, मैं बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा आप अपने सवाल को खुद ही जवाब दे, रोजाना फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल किसने कहा है? असद उमर साहब कह रहे हैं कि आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या असद उमर साहब गलत कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं? जो NCOC में लोग बैठते हैं, जिसमें मिलिट्री की आदत है, जिसमें की आदत है, जिसमें तमाम सूबों के लोग हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं या आप सियासत कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब देने दीजिए शहजाद साहब। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जब यहां पे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं, और भी तो मुल्क में बहुत सारी बीमारी है ना, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट, वो आपको कोरोना का मिलेगा। जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां पर हर डेड बॉडी को ये कहा जाता है कि हमें कोविड का जो आप सर्टिफिकेट दें, आपकी जो तदफीन होगी उसके तदफीन का तरीका बिल्कुल अलग होगा। सर, ये चंद केसेस में हो सकता है। मैंने अभी बताया कुल केसेस जो सिंध में, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूं ना, जो कुल केसेस सिंध में है इस वक्त, जो अमवात के हैं, वो 175 है। ये कराची के नहीं है। कितना छोटा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है ना, ये एक छोटा नंबर है। उस नंबर से भी अगर आप रेशियो निकालें तो जब लोगों की बातें सुनेंगे तो मैसेज तो यही मिल रहा है ना। लोगों ने देखें हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया। ये मुराद अली शाह साहब ने कहा है, सईद गनी ने कहा है, मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हजारों की तादाद में लोग मर गए। ये किसने कहा है? कोई नहीं कह रहा है। हम तो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अब तक ये वबा कंट्रोल में है। किस तरह पैदा कर रहे हैं? आपका जो वजीर आला है सूबे का, वो किस तरह खौफ पैदा कर रहा है? क्या कहा उन्होंने? 175 को 1775 बना दिया। क्या किया उन्होंने? बात करने का तरीकाकार क्या होता है? शहर को बंद करने का तरीकाकार। सर, मैंने अभी आपको बता दिया, पंजाब बंद करने को देखें। उन्होंने कहा कि हफ्ता और इतवार जो है 100% लॉकडाउन होगा। आपके तो कॉल और फेल के अंदर भी अंदाजा। ये वजीर आजम इमरान खान ने उस दिन जब प्रेस ब्रीफिंग की थी, जो आपके कायद है, उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बिजनेसेस को हम खोलने जा रहे हैं, छोटी बाजार को हम खोलेंगे। पंजाब में, KP में, सिंध में इस वक्त एक जैसा लॉकडाउन है। अगर फर्क है कहीं पे तो वो मैं बता देता हूं। वो तरावी में फर्क है कि सिंध में उन्होंने कहा है कि तरावी नहीं होगी, बाकी जगह तरावी हो रही है मस्जिद में। ये एक फर्क है, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद साहब कि आप अपनी ऑफिस से जाइए बाहर और जाके सर्वे कीजिए कि कब्रिस्तान के अंदर, उसके अलावा सर्द खानों के अंदर, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों की क्या हालात है। लोग जान नहीं रहे। अगर किसी को बुखार भी हो जाता है ना तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है। ये सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से नहीं जा रहे। लेकिन आप ये तो ना करें, देखिए, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है करने आते हैं, आपको जो आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा चढ़ाकर झूठ बोला जा रहा है। कोविड का टेस्ट करेंगे। आप देखें, आपने कब्रिस्तान पे इल्जाम नहीं लगाया, आपने कहा सिंध गवर्नमेंट झूठ बोलती है। सिंध गवर्नमेंट नंबर बड़ा चढ़ा के बताती है। हॉस्पिटल ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। हॉस्पिटल्स के या तो आप मुझे बता दीजिए कि 175 डेथ्स नहीं हुई है, सिर्फ 50 हुई हैं। अच्छा, और मुझे बता दें कैसे आपको पता है, तो मैं आपकी बात बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है ना शहजाद। 175 कोई बहुत बड़ा नंबर तो ये भी ना होता तो बेहतर था। लेकिन देखिए, ना करे, ये पूरे सिंध का नंबर है। अच्छा, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो शराय अमवात है वो 5% है और सिंध में 1.8% है। तो मैं ये कहूं कि खैबर पख्तूनख्वा सियासत कर रहा है इस पर, खैबर पख्तूनख्वा बड़ा चढ़ा के बता रहा है। नहीं, देखिए, तो आपकी हुकूमत है ना। आप मेरी स्टेटमेंट को कहीं और लेके जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सूबे सिंध के अंदर अवाम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अवाम को कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। मुल्क भर में नहीं करने दिया जा रहा है, दुनिया भर में नहीं करने दिया जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स है। इसमें आज आपके इटली में भी कारोबार हो रहा है, अप्रोच और स्ट्रेटजी में फर्क कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज के अंदर भी हो रहा है। अप्रोच और स्ट्रेटजी में आप गलत हो सकता है, लेकिन किसी पे ये इल्जाम लगाना कि झूठ बोल रहे हैं, ये गलत नंबर दे रहे हैं, ये बात से मुत्तफिक आपकी हुकूमत के लोग नहीं है। शहर कराची जो है की हुकूमत नहीं है। अभी असद उमर साहब ने कहा कि आपका शहर जो है वो सारा दिन बंद रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर जमान साहब। अभी असद उमर साहब ने कहा कि अगर इस तरह का बयान आया है, मैंने नहीं देखा, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर ये कहा गया है कि अमवात को बढ़ाकर बताया जा रहा है
और हम भी अपने प्रोग्राम में बार बार ये कह रहे हैं कि ना तो इस पर सनसनी फैलाई जाए, ना तो ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ओवर रिपोर्टिंग हो रही है। जो फैक्ट्स हैं वो बताएं, लोगों को वो पहुंचने चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे ना सनसनी फैला के लोगों को घबराने की ज़रूरत है, ना ये बताने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे लोग आके ये बात करेंगे, गुमराही होगी, लोगों को गुमराह करेंगे तो कन्फ्यूजन फैलेगी, और ये किसी भी लीडर का काम नहीं है। एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की वजह से और जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है दुनिया भर में, उसकी वजह से मईशत पे बड़े मनफी असरात आएंगे। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो GDP ग्रोथ है इस साल पूरी दुनिया की वो -3% रहेगी, -3% रहेगी, और यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। डिफरेंट प्रोजेक्शंस है। IMF ने रिसेंटली कहा था कि पाकिस्तान में भी जो GDP ग्रोथ होगी वो -1.5% होगी। हम अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं, इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इसके क्या असरात होंगे, रेस्टोरेंट्स के क्या हालात होंगे, उस पर भी हमने बात की है। टेक्सटाइल हो, चेन स्टोर्स हो, रिटेल, होलसेल सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स जो है बुरी तरीके से मुतासर होंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो कि इससे भी ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होगा, और वो है सयाहत, टूरिज्म का सेक्टर। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में जो टूरिज्म सेक्टर है, इम्कान है कि वो इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बुरी तरीके से मुतासर होगा। क्या वजह है कि टूरिज्म सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? उसकी 2-3 रीजंस है, मैं आपको बता दूँ। एक तो इसका इम्पैक्ट डबल इसलिए होगा कि इस वक्त जो लॉकडाउन है, मुख्तलिफ ममालिक ने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। इसका बहुत मनफी असर है। फिर कोरोना वायरस का जो खौफ है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं जाएंगे तो शायद ये बीमारी आपको हो जाए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और आने वाले वक्त में करेगी। और जो माशी स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट भी टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि आमतौर पे जो दूसरे बिजनेसेस हैं शायद वो जल्दी चलना शुरू हो जाए, लेकिन टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जहाँ पे लोग पैसा उस वक्त खर्च करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, यानी कि आसाइश ज़िंदगी में आता है टूरिज्म, ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं आता। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप पहले ज़रूरत पे खर्च करेंगे, बचेगा तो आप पैसा खर्च करेंगे टूरिज्म पे। और जो इस वक्त दुनिया भर के हालात हैं, ऐसा लगता है कि टूरिज्म जल्दी रिकवर नहीं होगा। दुनिया भर के आदाद शुमार आपको बताते हैं कि 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो प्रोजेक्शंस थी वो ये थी कि 2020 में 4% की ग्रोथ नजर आएगी टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि 2020 में 60 से 80% डिक्लाइन होगा टूरिज्म में। जनवरी टू मार्च यानी कि इन 3 माह में 2020 के 22% कमी देखी गई है टूरिज्म में। और मार्च के महीने में, पिछले साल मार्च के मुकाबले में, मार्च 2020 और 2019 मार्च का मुवाजना करें तो 57% का डिक्लाइन देखा गया है टूरिज्म में। और अब प्रोजेक्शंस ये की जा रही है कि अगर मामलात मामूल पर आ जाते हैं, सयाहत शुरू हो जाती है जुलाई के महीने से, तो डिक्लाइन जो है टूरिज्म सेक्टर में वो 58% का होगा। और अगर दिसंबर तक ये लॉकडाउन जारी रहता है, हालात ऐसे ही रहते हैं, तो जो डिक्लाइन है टूरिज्म सेक्टर में वो 78% का होगा। यानी कि दुनिया भर को इसका जो नुकसान है वो 900 अरब डॉलर से लेके 1200 अरब डॉलर तक का हो सकता है। और जो जॉब लॉस होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है, सर्विस इंडस्ट्री, इससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो 10 से 12 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं पूरी दुनिया में इस टूरिज्म को नुकसान की वजह से। और आपको थोड़ा सा मुआवजा करूं, 2003 में जब सार्स आया था तो जो इम्पैक्ट था टूरिज्म पे वो सिर्फ 0.4% का था। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 80% का डिक्लाइन होगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शदीद इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का। और पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान में तो बल्कि शुमाली इलाके ऐसे हैं जो कि मुकम्मल एरियाज, इलाके, शहर जो है वो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। नारायण कागान हो, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, नथिया गली, ये तमाम इलाके ऐसे जो कि मुकम्मल तौर पे टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इससे बड़ी तादाद में वाबस्ता है। वो सब जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बड़ा नुकसान होगा। एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2013 से लेकर 2017 300% का इजाफा हुआ है टूरिज्म में। और पिछले साल तकरीबन 20 लाख सयाह जो हैं वो डिफरेंट मकामात पे गए हैं टूरिज्म के लिए। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल इसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फोकस है इनकी हुकूमत का टूरिज्म पे वो भी ज़्यादा है। मोटरवेज बनने की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा आसान हो गई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडस्ट्री बूम करेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी फोर्ब्स ने कहा था कि जो टॉप 10 ममालिक है पाकिस्तान का शुमार उनमें होता है। कॉन्डा नेस्ट ट्रैवल मैगजीन जो है, US मैगजीन, उसके मुताबिक पाकिस्तान टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन था 2020 की।
लेकिन अब इस कोरोना वायरस की वजह से ऐसा हो नहीं सकेगा, टूरिज्म में इजाफा नहीं होगा, जिसके असर दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान पर भी देखने को मिलेंगे। हमने बात की है मुख्तलिफ जो मकामात है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे क्या असरात होंगे होटल इंडस्ट्री पे, रेस्टोरेंट्स पे और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। सबने अपनी स्टोरीज बताई हैं। इसी तरह हमारे नुमाइंदे कौसर बंगश जिन्होंने बात की नारान और कागान में, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, रेस्टोरेंट्स कितना सफ़र कर रही हैं इसकी वजह से, उनकी भी लोगों से बात हुई है। हमारे साथ तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लेबर काम करती थी, वो भी बेरोजगार होगी। और हमारे कारोबार ही है, हम लोगों ने बैंक से पैसे लेकर उधार लेकर अपना होटल का कारोबार किया है। कोई बंदा भी है, सारों का कारोबार इसी रोजगार सैर सियाहत के तहत था। सैर सियाहत खत्म होगी तो सबको खत्म हो गया। जी मैंने नाराम में होटल ठेके पे लेके रखा हुआ है। सीजन में हम जो कमाते हैं सारा साल खाते हैं। अब सैर सियाहत बंद है, अब मैं ठेके की रकम कहाँ से दूंगा, हम बच्चे कहाँ से पालेंगे। हमारी हुकूमत से अपील है, इमरान खान से, खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और इसको ओपन किया जाए। मैं यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, जीपें हमारे पास हैं, हम ये वो गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे कई और भी दोस्त यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। ये जो वबा आई है इसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने भी सेहत पे मकान पे तकरीबन बंद कर दिए हैं सारे, जिसकी वजह से हमारे जो है बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट हमारी तरफ भी थोड़ा सी तवज्जो करे, हमारी मदद की जाए। हाथ जोड़ के अपील करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। हम गरीब जो है, गरीब गुरबा लोग हैं, हमें जो है वबा की वजह से या तो हमारे साथ कुछ मदद की जाए, नहीं तो हम आपके आगे वास्ता डाल के ये बात करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा। देखा आपने, लोग परेशान है क्योंकि रिसेंटली इन्वेस्टमेंट आई थी इस सेक्टर में, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस था, लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट की, बैंक से कर्जा लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, ये कर्जा कैसे वापस होगा, हाल बुरे हैं और इसीलिए तमाम लोग जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ उर्फी मुजफ्फराबाद में उन्होंने लोगों से बात की, वहाँ पर क्या राय थी लोगों की। ड्राइवर या जो भी मेरे साथ रेंट कार वाले पोर्टर है, तकरीबन 130-135% जो मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। अब ये इतनी फैमिलीज़ हैं, अगर एक ड्राइवर है तो वो अपनी फैमिली को फीड कर रहा है ना, हर पर्सन। तो फिर ये तो वो लोग हैं जो डायरेक्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट तो फिर बहुत बड़ी लाट है। अब एक बंदा जब कोला से इन होता है और तौबट तक जाता है तो मार्केट सारी में वो कुछ ना कुछ दे के जा रहा औरत है। वो सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रहा है, फ्रूट ले रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, तो वो आपको एक पूरे वैली को फीड कर रहा है। मुजफ्फराबाद से टूरिज़म जाते थे, यहाँ से ताओबाट तक, केल, शारदा, ताओबाट, कागान, नूरान तक, सकरदू तक यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी। टूरिज़म के लोग आते थे और यहाँ से जाते थे। इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है काम। और कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने गाड़ियों की किस्तें देनी है और वो किस्तों वाला चक्कर भी नहीं है, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। हमारा जो होटल का पर डे के हिसाब से जो लॉस चल रहा है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख के करीब है। तो आलमोस्ट पूरे मुजफ्फराबाद की सूरत, पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की सूरत यही हाल है। लेकिन मुजफ्फराबाद में हम लोग सबसे पुराने, हमारा एक बड़ा होटल है, हमारे पास 60 से 70 के करीब लोग काम का, तकरीबन ख़ानदानों का सिलसिला यहाँ से चलता था। हम लोग बड़ी मुश्किल में। मुजफ्फराबाद में भी लोग परेशान हैं कि टूरिज्म इफेक्ट होगा, उससे उनकी ज़िंदगी मुतासर होगी। सवात जो कि एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी तादाद में सवात का भी लोग रुख करते हैं और ख़ासतौर पे गर्मियों की छुट्टियों में करते हैं। महबूब अली हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बात की, सवात में लोग क्या कह रहे हैं, किस हद तक परेशान है, सुनते हैं। इस वक्त हमें किरायों के मद में, बिल, यूटिलिटी बिल्स और मुलाजिमीन की तनख्वाहों के मद में रोज़ाना 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह जो हमारे पास जो मुलाजिमीन हैं वो डेली वेजेस पे या सेल्फ सर्विस पे या सर्विस बेस पे वो काम करती हैं और जब मेहमान आते हैं तो उनका रोज़ी चलता है, उनका कारोबार चलता है। और इस वक्त वो सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। सब के सब ये गरीब दिहाड़ीदार लोग जो है ना, ये एक दिन का रोज़ का कमाता है और रोज़ का खाता है, इसका भी बुरा असर हुआ हमारे कारोबार पर। इसलिए बहुत बुरा असर पड़ा है कि हमारे पास तकरीबन 10-15 मज़दूर काम करते हैं, वो भी सारे के सारे बेरोज़गार हो गए और घर में बैठ गए हैं। न उसको लिए खाने के कुछ है और न उसके लिए और कोई रोज़गार मैसर है कि वो रोज़गार कर सके। लोग परेशान हैं इस हवाले से कि टूरिज्म होगा नहीं। ये वो सीज़न होता है जिसमें ये कमाते हैं, पूरे साल का कमाते हैं, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समर वेकेशंस शुमाली इलाकों में वो टूरिज्म नहीं होगा जो आमतौर पर होता है। इस पर मजीद बात करेंगे। तला गाड़ित हमारे साथ मौजूद है, चीफ एग्जीक्यूटिव है बतूता प्राइवेट लिमिटेड के। बतूता.pk जो है एक वेब पोर्टल है जो कि प्रमोट करता है पाकिस्तान टूरिज्म को, और साथ साथ अगर होटल्स या टूर्स बुक कराने हैं तो वो भी आप इनकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा तला गाड़ित कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री पे और इसका रिवाइवल आप कब देख रहे हैं? क्या जल्द हो सकता है कोरोना वायरस के खत्म होने के साथ ही इसका रिवाइवल, या इसमें ज्यादा वक्त लगेगा?
थैंक यू शहजाद फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। देखें, ये बहुत ज़रूरी एक सेक्टर है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि खान साहब की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है इसके सेक्टर के ऊपर। और अभी हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर टूरिज़म सेक्टर के अंदर हमें पहले देखना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे पास ये होटल्स वगैरह नहीं आते, टूर ऑपरेटर्स आते हैं, एविएशन सेक्टर आता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले आते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो छोटे ढाबे वहाँ पे खुले हुए होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, वो सब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो अभी देखना ये है कि हमारे पास इसकी रिकवरी जो आप बात करें, देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि अगर इसकी जब तक कि कोरोना की वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती है तब तक हम ये कोई चीज़ एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इसकी रिकवरी कब तक हो सकेगी। लेकिन इसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सारे डेली वेजेस का, जो कि जीप्स वगैरह वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में चला रहे होते हैं, उन सब के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट आया है कि उनकी कोई रोज़गार का कोई और जो है ना ज़रिया नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान जैसा रीजन जहाँ पे जो है वो मेजर जो फोकस होता है आपका दो चीज़ों के ऊपर होता है, एक एग्रीकल्चर होता है और एक टूरिज़म होता है। तो टूरिज़म के ये जो पीक सीज़न होता है आपका समर का, मई से लेके तकरीबन अगस्त सितंबर तक, ये वाला पीरियड है जिसके अंदर कोरोना ने अपने फुल उरूज पे स्ट्राइक किया हुआ है। तो जब तक ये चीज़ मेलो डाउन नहीं होती, हमें अभी नज़र नहीं आ रहा कि अगले एक साल तक जो है वो कोई अच्छा टूरिज़म जो है वो हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी और कोई रेवेन्यू हम इस सेक्टर से एक्सपेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि वैसे भी जो लोग अपनी वेकेशंस में पैसा खर्च करते हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं आता, आसाइश में आता है, इसलिए इस वक्त वैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, तो ज़रा बताइएगा कि इसके रिवाइवल के लिए हुकूमत अब क्या कर सकती है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की SME स्कीम है, क्या ये होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, SBP की जो पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि अप्रैल में जून 3 महीने की सैलरी है वो बैंक को उन्होंने इनकरेज किया था कि आप जो वो इनको पे करें, छोटी जो भी कंपनीज़ हैं। लेकिन मैंने भी अप्लाई किया था और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो लोग कहते हैं कि आप कोई ना कोई कोलेटरल जमा कराएं तो फिर हम आपको जो है वो लोन ग्रांट करेंगे। अब ज़ाहिर है छोटी कंपनीज़ जो हैं वो इनेबल नहीं होती कि वो जो है वो कोलेटरल वगैरह जमा करा सकें। बड़ी कंपनीज़ के पास एसेट्स वगैरह होते हैं, वो कुछ करवा सकते हैं। तो ये अपेरेंटली अभी इसमें मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा सिर्फ इनकरेज नहीं, इम्पोज करना पड़ेगा बैंक्स को कि वो इसमें जो है ना फर्दर स्टेप हेड करें और जो है वो लोन ग्रांट करना भी शुरू करें। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का खुद बड़ा फोकस रहा है कि टूरिज्म फ्लरिश होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे सयाहती मकामात हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी और किस्म की मदद प्रोवाइड की जा सकती है इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए? देखिए, जुल्फी बुखारी साहब का नोटिस अभी 1-2 दिन पहले आया है जिसके अंदर उन्होंने वो हाईलाइट की चीज़ें कि कौन कौन से ऐसे जो है वो स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका फ़ायदा टूरिज्म सेक्टर भी उठा सकता है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जो मैंने अपलोड किया, जिसके देखें उसके अंदर स्टिल थोड़ा सा हमें और जो है ना नैरो डाउन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसके ऊपर स्टेप्स लें। कुछ चीज़ें वो हैं जो कि फेडरल के पार्ट पे भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर विथ होल्डिंग हो रही होती है। आप एटलीस्ट अगर आपको पता है कि इस साल के अंदर कोई जो है वो रेवेन्यू अर्न नहीं करेगा इस सेक्टर, तो आप ये एग्जेम्प्ट कर सकते हैं विथ होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है। इस तरह और भी स्टेप लिए जा सकते हैं। इन्होंने DTS के हवाले से कहा है कि उसकी फ़ीस जो है वो हम वेव ऑफ कर देंगे। कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट करना चाह रही है, बट आई थिंक कि बिजनेस साइड की तरफ से थोड़ा सा पुश आएगा। ये चीज़ें देखेंगे कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। वही SBP की पॉलिसी की बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी जो है ना एक प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तला गाड़ित हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी हुकूमत को तवज्जो देनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री पे जिस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, पैसा लगा है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। लेकिन अब टूरिज्म इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये तरह तरह के सेक्टर्स उससे वाबस्ता हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें काम कर रहे हैं और ख़ासतौर पर शुमाली पाकिस्तान में जो इलाके हैं, पूरे शहर हैं, वो डिपेंड ही, उनकी इकॉनमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। तो इसके लिए देखना ज़रूरी है कि क्या क्या मराहत इनको दी जा सकती हैं ताकि इनका रिवाइवल जल्द से जल्द पॉसिबल हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।